डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आपको पता है कि बीपीयूटी ने एग्ज़ाम्स की डेट फाइनल कर दी है और बहुत जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ज्ञान होगा कि इस बार जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, मींस एमसीक्यू आने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने एक मैथमेटिक्स 2 के लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाया है जिसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 के लिए 5 डिफरेंट वीडियोस बनेंगे और कोशिश करेंगे कि इन सभी वीडियोस में वो क्वेश्चन आ सकें जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हों। ठीक है। पहला जो मॉड्यूल है आपका वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस। अगर इसमें से कोई टॉपिक छूट जा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। आपके एग्जाम से पहले पहले हम इसको कर लेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले पहले आप लोगों के सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जाए मॉड्यूल 5 तक। पहला है कि ax इक्वल टू बी, जो ध्यान रखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे करते हैं हम। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में को हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको ax इक्वल टू बी में चेंज कर लेते हैं। फिर ax इक्वल टू बी में अगर b 0 है तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। और अगर b नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b के इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, और साथ ही साथ उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर रैंक ऑफ बी के इक्वल है और ये भी इक्वल किसके है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ बी के इक्वल है लेकिन जो ये है लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो हमारे पास किस तरह का कंडीशन आएगा, इनफाइनाइट कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किस तरह का सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस में देखते हैं। होमोजीनियस में इतना तो फिक्स है आपका कि सॉल्यूशन तो 100% आएगा, नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं है। तो क्योंकि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी के हमेशा ही इक्वल होगा क्योंकि बी 0 है यहाँ पे। तो रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन आएगा। मतलब ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। नॉन ट्राइवल मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर रैंक ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल के तो ट्राइवल सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0 इज ट्राइवल सॉल्यूशन। और x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बताओ क्या आएगा। ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है, अभी जस्ट बताया था, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इसमें कौन सा है, d। x इक्वल टू एक x वेक्टर है ना, ax इक्वल टू b। जब आपने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया था तो उसमें x क्या है, x वेरिएबल मैट्रिक्स है। तो x वेरिएबल मैट्रिक्स में क्या होता है, x1 x2 x3 या x y z। तो वो x y z है यहाँ पे, तो 0 0 0 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू 0 होता है। अगर मुझे ट्राइवल सॉल्यूशन चाहिए तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो हमारे पास x इक्वल टू 0 आएगा। तो x इक्वल टू 0 मीन्स D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड बी, आप बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, बताओ क्या होगा। वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो। तो तब तक मैं बता देता हूं, यहां पे देखो, ट्राइवल सॉल्यूशन जब हमें चाहिए तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी, ठीक। और एक और चीज, ये क्वेश्चंस मैंने जहां से लिया है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से भी जाके आप क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब बताओ, अभी जस्ट बताया था मैंने इंट्रो में इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी के इक्वल नहीं होता है। और जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा तो मीन्स नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी के इक्वल नहीं होता तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है और इसी को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए कितने मिनिमम होने चाहिए, इक्वेशंस कितने होने चाहिए, तो ऑब्वियसली मिनिमम 2 होने चाहिए,
क्योंकि हमेशा एक सिस्टम बनाने के लिए एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, मीन्स मोर देन वन इक्वेशन, सो आंसर शुड बी मिनिमम इक्वेशन 2। ठीक है, देन अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हेन आपके पास IJ दिया हुआ, AIJ इज नॉट इक्वल टू 0, AIJ इज इक्वल टू 0, AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर दिस केस, ग्रेटर देन और लेस देन, और ऑप्शन डी है नन। बताओ, अब आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके देखो। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके की डायगोनल के नीचे एंट्रीज क्या होंगी 0। ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन है, दिस इज A11, A12, A13, दिस इज A21, A22, A33, दिस इज A31, A32, A33। सो इस डायगोनल की डायगोनल के नीचे वाले एंट्रीज सब 0 होना चाहिए। तो वो क्या है एंट्रीज, देखो A21, A31, A32, तो मीन्स AIJ, तो I यहां पर क्या है, ग्रेटर देन J है। तो जब AIJ 0 होगा व्हेन I इज ग्रेटर देन J, मीन्स C, ऑप्शन C इज करेक्ट। यही अगर लोअर ट्रायंगुलर का पूछूं तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि की डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज 0 होती है। तो यहाँ पर A11 है, A12, A13, यहाँ पे A23, तो A12, 13 और यहाँ पे 23, तो इसका मतलब जो I जो है वो लेस है किससे, J से, तब ये 0 होगा। AIJ 0 व्हेन I इज लेस देन A, मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट। सो इसमें इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, देन मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स गिवन है A क्या है, सॉरी 1 4 4 8। अब ये बोल रहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, सिमेट्री है, या नन ऑफ दिस। तो बताओ, इसका डिटरमिनेंट निकालो, सब पता लग जाएगा। डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इसमें 2 आंसर हो सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है, और साथ ही साथ सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। 8 माइनस सॉरी इसका आंसर क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। निकालोगे तो क्या आएगा डिटरमिनेंट B क्या आएगा, 8 माइनस 16, तो ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर B एंड C आने के चांस है। ठीक है, देन इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ऑप्शन मैंने चेंज किया थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर बोला है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन होगा, देन ईच इक्वेशन ऑफ लाइन, अब लाइन के बारे में पूछ रहा है, दो या तीन जो भी इक्वेशन है उनकी लाइंस हैं वो क्या इंटरसेक्ट करेंगी, ओवरलैप करेंगी, या फिर पैरेलल होंगी, या इनमें से कोई नहीं। अगर इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए वही सॉल्यूशन हो जाएगा जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। ओवरलैपिंग लाइन मीन्स एक के ऊपर एक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बचा क्या ऑप्शन C, मीन्स पैरेलल लाइन है वो जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ना ही ओवरलैप होगी, मीन्स उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, देन इन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड में द ओरिजिनल इक्वेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय, ओरिजिनल इक्वेशन आर ट्रांसफॉर्म बाय, कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसकी हेल्प से, रो ऑपरेशन लगाते हैं या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं या सबसेट ऑपरेशन, क्या है, तो सिंपली है इसमें हम रो ऑपरेशन लगाते हैं ताकि उसको आइक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं ना। याद है ना कि मैट्रिक्स A जो है वो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है और कंप्लीट A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B को हम आइक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा B। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x + 2y = 7 एंड 2x + y = 6, इसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, तो ये भी देख लेना क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देख लो। अगर आपके पास ये A क्या होगा, मैंने क्या कहा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको AX = B में चेंज करना है ना, तो A क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये क्या आ जाएगा 4 2 2 1, ये आपका क्या हो गया A, X क्या हो गया इसमें XY, और B क्या होगा 7 6, तो A को हम A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B में लिखेंगे, यहाँ बार मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो ये हो गया A : B, तो ये कंप्लीटली
ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी आ गया। अब इसको रिड्यूस करोगे, रो ऑपरेशन लगा रहे हो। देखो ये आप क्या कर रहे हो, आप ये गॉस एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, पूछा गया था कि कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, तो हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं इसमें। तो रो ऑपरेशन लगाया मैंने, यहाँ पर देखा ये 4 है, ये 2 है, तो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। R1 में मैंने क्या किया, R1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2 कर दिया, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो, लेकिन यहाँ देखो 0x प्लस 0y इक्वल टू -5R, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसे भी देख लो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रैंक ऑफ ए कितना है यहाँ पे, रैंक ऑफ ए इज 1 बट रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इज 2। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन है मींस आंसर बी इज करेक्ट। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस, ध्यान रखना। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये दे रखा है आपके पास इक्वेशन, 3 इक्वेशंस दे रखी है, बोला यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वेशन आर इनकम्पेटिबल और फाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको वही सेम स्टेप करना है। ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी बनाया आपने, ठीक है। ए क्या है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 1.5 को यहाँ 3/2 लिख दिया है, ये 0.5 को -1/2 लिख दिया है, -0.5 को, और z के कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0, ठीक है। देन RHS में 2। उसी तरह ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी बना दिया, फिर इसको रिड्यूस किया आपका, तो रिड्यूस करने के बाद हमने चेक किया रैंक ऑफ ए जो है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी के इक्वल आ रहा है और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, x y z, तो वो तीनों इक्वल है, मींस इक्वल टू 3 है। इसका मतलब 100% इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन में z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, z इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। अब z की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, y और x की भी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो आंसर ए इज करेक्ट। देन consider the non-homogeneous system of equation representing mathematical determined system, ठीक है। over determined system अभी बताते हैं क्या होगा। such a system will be, अब उसने बोला ax इक्वल टू b, जिसमें b 0 नहीं है, ठीक है। b पिछले 2 क्वेश्चंस में भी 0 नहीं था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हैविंग मेनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ओवर डिटरमिनेंट सिस्टम में क्या होता है, आपके जो नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो जब भी इस तरह का कंडीशन होता है तो आपके पास वेरिएबल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कि आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, 4, और इक्वेशन आपकी है 2, तो मैक्सिमम 2 वेरिएबल की वैल्यू आपकी निकलेगी। बाकी जो 2 वेरिएबल हैं वो तो रियल हैं। अब रियल की प्लेस पे आप कितने भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो वो सब सॉल्यूशन होंगे, इसलिए वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, जब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो तो यूनिक सॉल्यूशन के आने के चांस रहते हैं, और अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर यहाँ पे आएगा बी, ठीक है, ये ए नहीं, आंसर बी है, ठीक है। Then the rank of matrix 3x3 found to be multiplied by a non-zero element, non-zero column matrix। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स है 3x1 का और एक नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है 1x3 का। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है, ए और बी लेना है, ए और बी का प्रोडक्ट करना है, जिसमें कॉलम मैट्रिक्स है ए और ये रो मैट्रिक्स है, एक 3x1 का एक 1x3 का। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आएगा, उस ए बी का रैंक बताना है। तो आप ए लो कॉलम, फिर रो, फिर दोनों को, और ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे, जब जो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो यहां पर देख लो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 ए का, और नंबर ऑफ रो बी का 1, दोनों इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 3x3 का। तो आपके पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। मान लो ए कॉलम मैट्रिक्स है A1 A2 A3 और बी क्या है, B1 B2 B3। तो जब C इज इक्वल टू ए बी करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। तो आप यहां देख रहे हो, ये भी A1 B1 A1 B2 और A1 B3, ये A2 B1 A2 B2 और A2 B3, ये A3 B1 A3 B2 A3
B3। जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आएगा 0। और 2x2 मैट्रिक्स का भी देख लो, जैसे A1 B1 A1 B2 और A2 B1 A2 B2, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये A1 डिटरमिनेंट निकालोगे इसका तो A1 B1 A2 B2, और यहाँ पर भी A1 B1 A2 B2, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसका रैंक क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देन मैच द आइटम्स इन द फॉलोइंग द कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 दे रखा है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, रियल क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का भी इक्वल और वो होते हैं, वेक्टर कितने होने चाहिए, ये सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिनका डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो। ठीक है, तो P का सिंपली इसमें देखो डिटरमिनेंट 0 क्या है, 3, तो P का सिंपली आंसर आ गया आपका 3, मीन्स P 3 के साथ मैच खा रहा है, तो आपका ऑप्शन A, C और D सही हो सकता है। अब उसने बोला नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो उसका तो डिटरमिनेंट हम नहीं निकाल पाएंगे ना। डिटरमिनेंट हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए क्यू का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, 1। ठीक है, देन रियल सिमेट्रिक। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू मीन्स आर के लिए 4 सही है। देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो A और A ट्रांसपोज का जो इक्वल टू आई में जब आप केले मिल्टन थ्योरम लगाओगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा बनता है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू +-1, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट होगा या 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है कुछ, तो उस हिसाब से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो आपका डिटरमिनेंट होगा मॉड्यूलस लेंगे जब, वो हमेशा क्या आता है, 1। ठीक है, तो S के लिए 2 सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा P के लिए क्या हो रहा था, P के लिए 3 सही है, Q के लिए 1 सही है, R के लिए क्या सही था, 4, R के लिए 4 और Q के लिए 1, R 4 Q के लिए 1, यही ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स पी क्यू होल इनवर्स मल्टीप्लाई बाय पी इज, तो ये आप देखोगे क्या आएगा, पी ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये क्यू इनवर्स पी इनवर्स हो जाएगा, और पी इनवर्स पी करेंगे तो आई आ जाएगा, तो ये सिंपली क्या बचेगा, क्यू इनवर्स, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो इनवर्स मैट्रिक्स में 2x2 का तो आपको पता ही है क्या करना है, ए को डी कर दो, डी को ए कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2i, यहाँ पे 3 - 2i आना चाहिए, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से सही होगा। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना। ठीक, फिर जब आप वही इनवर्स आप जैसे निकालते हो यूजुअली आप वैसे निकाल लेना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनके कंजुगेट्स हो जाते हैं ना, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट से डिवाइड करने के बाद, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इनवर्स निकालना मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये पता होना चाहिए, और इनवर्स पे भी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ए इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का, यही मैंने बोला, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर उसके बाद आप -7 -1। ठीक है, आई थिंक डिटरमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ -7 -1 आया, तो मीन्स -7 -1 करेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ गलत लिखा है, ए नहीं आएगा, ऑप्शन आपका -7 to 5 - 1, -7 to 5 - 1, मतलब ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देन ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ सही है। देन मैट्रिक्स इनवर्स जो है वो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज यूज्ड टू डिटरमाइन,
सिंपल सी क्वेश्चन पूछा है कि मैट्रिक्स इनवर्स जो है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स हम किस लिए निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं हम? वेरिएबल सेट निकालने के लिए, सॉरी सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि ए एक्स इक्वल टू बी है तो एक्स हम इनवर्स करेंगे दोनों साइड, तो ए इनवर्स बी आ जाएगा। ए इनवर्स बी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल रहा है? एक्स निकल रहा है, और एक्स क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन। तो एक्स हमारा सॉल्यूशन है ए एक्स इक्वल टू बी का, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। देन नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन आइक्लोन फॉर्म इज कॉल्ड, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या होता है? रैंक, ठीक है ना। नंबर ऑफ नॉन जीरो मैंने अभी बताया था, क्वेश्चंस आए थे इससे पहले ही इसी वीडियो में। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो है वो क्या कहलाता है आइक्लोन फॉर्म में? रैंक। देन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसका भी इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स इसका आप निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या आएगा इनवर्स? इसमें आंसर आ रहा है इसका ए, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब आपको बताना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट इनमें से वेक्टर कौन से हैं, सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक दूसरे पे वो डिपेंड ना करे। तो डिपेंड कब नहीं करेगा? जब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन हो, लिखे हम ए एक्स ए वी वन प्लस बी वी टू इक्वल टू 0, जिसमें हमारा ए और बी दोनों क्या है? 0, देन ओनली हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज अगर उनमें से कोई भी नॉन जीरो आया है तो हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। तो ये तो बेसिक एक्चुअल डेफिनेशन होती है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना तो कैसे करोगे? इसको रो 1 ले लो, इसको रो 2 ले लो और एक मैट्रिक्स बना लो। अगर रो 1 रो 2, इसमें कितने मैट्रिक्स, ये इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? रो आ जाएंगे 1 2, 2 रो। अगर ये 2 रो का रैंक जो है वो भी 2 आ रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको देखेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे तो इसका जो रैंक है वो 2 ही आएगा, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसमें देखो, इसमें तो देखो 1 2 2 1 1 1 करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3, और रैंक जब आप इसके निकालोगे वो निकलेगा 2, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा ये देखो, इस इक्वेशन इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस और ऐड कर दूं तो ये रो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -3 और ये हो जाएगा 12, अब -3 + 3 0, और 4 क्रॉस 3 12, 12 -12 0। तो आप इसको मैट्रिक्स बना के रो में लिख लेना, तो आप ऊपर में -1 4 बचेगा, नीचे 0 0 हो जाएगा, तो इसका रैंक 1 हो जाएगा। एलिमेंट कितने हैं? 2, और रैंक हो गया 1, तो ये भी आपका क्या हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट। उसी तरह ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ए। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस एंड एस बी द सबसेट, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से एस स्पैन वी? एस स्पैन वी का क्या मतलब होता है? एस स्पैन वी का मतलब होता है कि एस में जितने एलिमेंट हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम वी को जनरेट कर सकते हैं, यही होता है ना एस स्पैन वी। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो बेसिक एलिमेंट होते हैं, बेसिस के एलिमेंट होते हैं। तो इसमें आंसर जो एक्चुअल सही होना चाहिए वो ई होना चाहिए, डी भी सही हो सकता है, लेकिन जो स्पैन का एक्चुअल मीनिंग है वो ई के साथ है, इसीलिए ऑप्शन ई इसमें सही रहेगा। देन कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फैक्टर, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिस ऑफ R3। R3 का बेसिस कब होगा? R3 का बेसिस ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इस वेक्टर सेट में? 1 2 3, और अगर रैंक इनका 3 आ जाए, मीन्स अगर मैं इनको इन टर्म्स ऑफ, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वेक्टर के बेसिस बनने लायक हैं। अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वेक्टर के ये बेसिस नहीं बनेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करते हैं? ये V1, ये V2 और ये V3, तो पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे जिसमें V1 फर्स्ट रो, V2 सेकंड रो और V3 थर्ड रो। तो ये फर्स्ट रो आ जाएगा 1 0 1, सेकंड रो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स का 2 1 1, और थर्ड रो क्या आएगा 1 1 1 1 1 0। फिर इसको रिड्यूस करेंगे, फिर उसका रैंक चेक करेंगे। अगर रैंक 3 आता है तब तो ये बेसिस बनेगा, अदरवाइज बेसिस नहीं बनेगा। तो इसका हम जब रैंक चेक करेंगे तो ये रैंक इसका 3 ही आएगा, तो इस वजह से ये तो आपका बन जाएगा। सेकंड है 2 1 0, 3 -2 0 0 1 0।
इसको आप जब चेक करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा, मीन्स रैंक जो है वो लेस देन 3 होगा। ऐसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म इसका 0, इधर भी 0, इधर भी 0, ठीक है। और इस 1 की हेल्प से आप इसको भी 0 कर सकते हो और इसको भी 0 कर सकते हो। तो इसमें ये भी 0, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर भी ये 0, ये 0 हो गया। इन दोनों की हेल्प से आप किसी एक को 0 कर दोगे तो ऑब्वियसली या तो ये 0 हो जाएगा या ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका रैंक 2 है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, इसलिए ये बेसिस नहीं बन सकता। इसी तरह इसका भी करोगे तो ये बेसिस बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, S1 और S3 बेसिस बनने लायक है क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इफ A is upper triangular matrix with diagonal entries 0, then which of the following is false? बोला है कि अगर A जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो एक सिंपल सी बात है कि आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं। तो इसके सारे आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगे 0, सारे आइगन वैल्यूज 0 हो गए। इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, आइगन वैल्यूज जो जी हैं वो भी 0 हैं। ऑब्वियसली ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। अगर 3 ऑर्डर का होगा तो इसका ए क्यूब जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देन अगर p इक्वल टू 8 करूं देन रैंक ऑफ ए क्या होगा, p इक्वल टू 8 करोगे तो यहां भी 8 8 8 8 8 8 8 8 8 हो जाएगा। तो अब जब आप टोटल कितना ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का है, जब आप 8 8 8 को रिड्यूस करोगे इससे तो ये हो जाएगा, माइनस करोगे तो 0 0 0, ये भी 0 0 0 आइक्लन फॉर्म में चेंज हो गया। उसके बाद रैंक कितना हुआ इसका, ओनली 1 रैंक आएगा, ठीक है, क्योंकि ओनली नॉन जीरो रो केवल एक ही बचेगा, वो भी फर्स्ट रो 8 8 8 और बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। देन ए 3 क्रॉस 5 मैट्रिक्स हैज इट्स एंट्रीज इक्वल टू 2, देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब बोल रहा है कि सारी एंट्रीज 2 हैं। 3 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 5 मतलब 3 रो और 5 कॉलम। तो 3 रो है तो रैंक हमेशा आपको पता है रैंक क्या होता है, रैंक मस्ट बी लेस देन मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो या तो नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में मिनिमम कौन सा 3, तो रैंक हमेशा 3 से कम होगा। और उसने कहा है कि सारी एंट्रीज क्या 2, मतलब वो इसकी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहां पे 8 8 8 8 8 8 8 8 8 हो गया था। अभी वो बोल रहा है 3 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 3। क्यों? क्योंकि वो 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है। जो सारे एंट्रीज सेम है तो हमेशा रैंक 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देन मैट्रिक्स ए इज ऑफ रैंक m क्रॉस n, देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m और n में जो मिनिमम होगा उससे लेस नंबर रैंक होगा। तो इसमें मिनिमम ग्रेटर है, मिनिमम रैंक ऑफ ए मिनिमम लेस देन मिनिमम ऑफ mn। तो मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाई। अब ए यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब ए ट्रांसपोज कंजुगेट जो है वो मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू आई है। तो ये ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये किसकी कंडीशन होती है बताते जाओ, सिमेट्रिक। तो ये तो नहीं है यूनिटरी। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कंजुगेट, ये किसकी कंडीशन होती है, हर्मिशियन, ये भी यूनिटरी नहीं है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये किसकी कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनल, तो ये भी नहीं है। और ये देखो ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू ए इनवर्स। अब ए से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू आई। तो यही कंडीशन किसकी होती है, यूनिटरी की। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 30 मिनट्स मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। और फर्स्ट मॉड्यूल में मेरे ख्याल से फर्स्ट मॉड्यूल में अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हो तो फर्स्ट मॉड्यूल में से 100% इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे, आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो लेट्स सी, अब ये मेरी गारंटी है। अब क्या होता है एग्जाम में आप लोग देख लेना, क्योंकि जिस हिसाब से आपका कोर्स है उस हिसाब से मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए हैं। इससे रिलेटेड जो है
क्वेश्चंस मैंने जो जहां जहां से क्वेश्चन पिक किए उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल डू द मॉड्यूल 2 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।